वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस की। दिस इज चैप्टर 6 साइंस बायोलॉजी फॉर क्लास 10th। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स अंडर क्लास 10 साइंस फॉर चैप्टर 6 आर life processes. What are life processes? Nutrition, respiration, transportation, excretion. In today's lecture, I will discuss what are life processes. How will differentiate between living and non-living organisms, and also explain nutrition in plants, that is autotrophic nutrition. Common characteristics of living organisms. अगर हम जानदार हैं तो कौन कौन से characteristics हमारे अंदर पाए जाते हैं, कौन से हैं वो common characteristics जो सारे living organisms में होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं। दे ऑब्टेन एंड यूजेस एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बच्चे होते हैं, वंश होते हैं, उनके संतान होते हैं। And living organism respond to the environment. Living organism external stimuli को respond करता है। ये these are the common characteristics of living organism. All living organism have certain common characteristics. Breathing क्या है? सारे living organism सांस लेते हैं। Growing सभी जो है वो बढ़ते हैं। पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं। उनके अंदर ग्रोइंग जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए, दे रिक्वायर न्यूट्रिशन। उनको खाना चाहिए, पोषण चाहिए। विदाउट न्यूट्रिशन वो जिंदा नहीं रह सकते। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे पैदा करते हैं, अपने वंश को बढ़ाते हैं। एंड सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको वो फील करते हैं। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी तरह बच्चे को पैदा करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, जो नॉन लिविंग में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। देयर आर सर्टेन वाइटल प्रोसेसेस that maintain homeostasis and proper functioning of the body. They are called life processes. Vital processes हैं हमारे बॉडी के अंदर में जो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टैसिस क्या है? मेंटेनिंग नॉर्मल फंक्शनिंग in the body is called homeostasis, a state of balance among all the body system needed for the body to survive and function correctly. इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो भी अफेक्ट होगा, उन सारे अफेक्ट को बैलेंस करना होम्योस्टैसिस कहलाता है। बहुत से तो वाइटल प्रोसेसेस है जो बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के चलते होते हैं, जो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। वो वाइटल प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं?
दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो वाइटल प्रोसेसेस हमें जिंदा रखा है, जिंदा है उन वाइटल प्रोसेसेस की वजह से। अगर वो प्रोसेसेस नहीं हो तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। These processes continue to occur even when we are sleeping or not performing any action। ये सारे इम्पॉर्टेंट वाइटल प्रोसेसेस है ना, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन कर रखा है, ये कंटिन्यू चलते होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहे होते हैं, या फिर हम आइडल बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये जो हमारे वाइटल प्रोसेसेस हैं, जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, कंटिन्यू वर्क कर रहे होते हैं। These processes are essential for all living organisms including plants and animals। ये जो वाइटल प्रोसेसेस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी और वाइटल प्रोसेसेस हैं। इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। इसमें अगर परेशानी आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो हम हेल्दी नहीं हैं। कौन कौन से हैं वो लाइफ प्रोसेसेस? These life processes are nutrition, photosynthesis, transportation, metabolism, respiration, reproduction and excretion। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है खाना ठीक से खा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले वो पूछता है खाने के बारे में कि खाना कैसा लग रहा है। उससे हमारे हेल्थ के बारे में पता चलता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। क्योंकि जो वाइटल प्रोसेसेस है ना, जो लाइफ प्रोसेसेस है, उनमें न्यूट्रिशन है। खाना आपको अच्छा होना चाहिए और खाना खाने में मज़ा भी आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट अपने फूड को, अपने खाने को प्रिपेयर करता है। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज should be transported in the body of plants and animals। The waste material or excretory product should also move to the region of excretion। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी में, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ब्लड, लिम्फ, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज के थ्रू होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी आपका सही होना चाहिए, नहीं तो आपका हेल्थ ओके नहीं है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इट इज द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। आवर बॉडी नीड दिस एनर्जी टू डू एवरीथिंग फ्रॉम मूविंग टू थिंकिंग टू ग्रोइंग। रेस्पिरेशन क्या है? सांस का लेना। अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। Respiration needs oxygen। Respiration is the metabolic process wherein the living cell of an organism obtain energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, by taking in oxygen and liberating CO2 from oxidation of complex organic substance। Respiration क्या है? Breathing है, सांस का लेना या छोड़ने। सांस के लेने या छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इससे क्या होता है? द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन। जब वो ऑक्सीजन लेता है तो जो लिविंग सेल है ना, वो एनर्जी ऑब्टेन करता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना, तो क्या होता है उसमें? एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है?
कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, अपनी तरह बच्चे को पैदा करना वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। द यंग क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वंशज संतान, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। इट इज वन ऑफ मेजर वे द बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस। जब ये सारे प्रोसेसेस सही चल रहे होते हैं तो हम मेडिकली फिट होते हैं। हम डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर यही पूछता है कि खाना सही चल रहा है, खाने पीने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, सांस लेने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आपके स्टूल और यूरिन सही से पास तो हो रहे। अगर वो सही है तो हम मेडिकली फिट होते हैं। जब कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका एक्सक्रीशन, उनका न्यूट्रिशन यही चेक किया जाता है। सो दीज आर वाइटल प्रोसेसेस दैट मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड proper functioning of the body. These are life processes. The maintenance of living organism is essential even if they are moving, resting or even sleeping. जो मेंटेनेंस है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है, एंड इट इज़ गोइंग ऑन एट ऑल टाइम। ये हर वक्त चलता होता है। The processes which together perform the function of maintenance of life are called as life processes. जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है, जो हमारे लाइफ को मेंटेन कर रहा है, वो सारे फंक्शंस, वो सारे प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन आर एग्जाम्पल ऑफ essential life processes. हमने आपको पिछले स्लाइड में समझाया ही। In unicellular organism, all these processes are carried out by a single cell. Unicellular organism में ये सारे processes, nutrition, respiration, circulation, excretion, ये सारे processes एक ही सेल से होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल की ऑर्गेनिज्म। In multicellular organism, well-developed systems are present to carry out the processes. Multicellular organism में क्या होता है? क्या बहुत ही अच्छे सिस्टम डेवलप किए हुए हैं इन सारे प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। न्यूट्रिशन के लिए अलग ही प्रोसेसेस, अलग सिस्टम है। डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है। रेस्पिरेशन के लिए अलग सिस्टम है। सर्कुलेशन के लिए अलग सिस्टम है। एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है। और सारे सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको वेल डेवलप्ड सिस्टम होंगे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको कैरी आउट करने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सबको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म का खाना लेना और उसको यूटिलाइज करना, ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। पोषण, न्यूट्रिशन क्या है? पोषण, खाना। नीड फॉर न्यूट्रिशन, खाने की ज़रूरत क्यों है? न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। खाना खाएगा तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या वो कोई एक्टिविटी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो उसको एनर्जी के लिए क्या करना है? न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, पोषण चाहिए। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। जो खाएगा ना उससे उसको एनर्जी मिलेगी। ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिजम्स को
ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा? खाना खाएगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो सप्लाई करेंगे, जिससे क्या है कि बॉडी हेल्दी रहेगा, ग्रोथ एंड रिपेयर प्रॉपर होगा। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम जो खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है? प्रोटीन होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या फैट होगा, या इन सभी का कॉम्बिनेशन होगा। दाल लिया, प्रोटीन है। राइस या फिर रोटी खाई तो वो क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ऑयल्स एंड घी का यूज़ किए तो उसमें क्या है? फैट है। तो हमारे जनरल खाने में जो है ना, इनका कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का। तो इनको हम मेन न्यूट्रिएंट या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट एंड हेंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मिनरल्स एंड विटामिन्स है, जो हम सब्जी खाए, फल खाए, तो उनमें क्या होता है? मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबको हम डिटेल में आगे समझेंगे। The process of acquiring food that is needed for nourishment and sustenance of the organism is called nutrition. खाने का लेना, खाना खाना, क्यों खाना? For nourishment and sustenance of the organism. Nourishment means पोषण, sustenance means निर्वाह एवं पोषण के लिए आवश्यक आहार। The food and drink that people, animal and plant need in order to live and stay healthy. Stay and healthy रहने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। विदाउट न्यूट्रिशन, विदाउट फूड के हम हेल्दी और एक्टिव नहीं रह सकते। There are two main mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic. दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इसको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक कब कहलाएगा, हेटरोट्रॉफिक कब कहलाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। Organisms produce their own food using light energy और chemical energy through photosynthesis और chemosynthesis respectively. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपना खाना खुद बना लेता है, लाइट एनर्जी सनलाइट से या फिर केमिकल एनर्जी से। अगर सनलाइट का यूज़ कर रहा है तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे, अगर केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहा है तो उसको हम केमोसिंथेसिस कहेंगे। और डिटेल में आगे हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और केमोसिंथेसिस क्या है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल्स। हेटरोट्रॉफिक कहाँ दिखेगा आपको? तो हेटरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो बैक्टीरिया में, फंगी में और एनिमल्स में प्रेजेंट है, वहाँ दिखेगा आपको। दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एनिमल ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। ये अपना खाना, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके पास है ना वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में खुद अपना खाना बना रहे थे, जैसे प्लांट है, एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया है। और लेकिन हेटरोट्रॉफिक में क्या है कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये डिपेंड करेंगे उन एनिमल पे जो प्लांट्स को खाते हैं, जिसको हम हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं, या फिर दूसरे एनिमल पे अपने फूड के लिए, जिसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एनिमल, फंगी और बैक्टीरिया ये अपने एनर्जी को ड्राइव करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज एनिमल ईटिंग प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस और अदर एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोरस फॉर फूड। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो एनिमल है, फंगी है, बैक्टीरिया है, वो अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं जो प्लांट को खाते हैं
या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉफिक में अपना खाना खुद ये नहीं बनाते हैं, दे ड्राइव एनर्जी फ्रॉम अदर एनिमल फॉर देयर फूड। Heterotrophic nutrition has subtypes such as holozoic, saprophytic and parasitic nutrition. तो holozoic, saprophytic and parasitic nutrition भी heterotrophic nutrition कहलाता है। इसको हम डिटेल में आगे स्लाइड में समझेंगे कि कब holozoic कहलाएगा, कब saprophytic न्यूट्रिशन कहलाएगा और कब पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। But all these holozoic, saprophytic and parasitic nutrition are heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism prepare its own food is called autotrophic nutrition. यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी follow the autotrophic mode of nutrition. The organism which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs, green plants. Autotroph use simple inorganic material, convert into complex high energy molecule of carbohydrate. Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotroph intakes CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? Autotrophs intake CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight, by the process called photosynthesis. Nutrition in plant. Green plant prepare their own food. Green plant अपने खाना को खुद बनाते हैं। They make food in the presence of sunlight. वो अपना खाना सनलाइट की मौजूदगी में बनाते हैं, सनलाइट के रहते हुए बनाते हैं। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी। सनलाइट क्या करती है? उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसका रॉ मटेरियल हो गया। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। और क्लोरोप्लास्ट वो साइट है, वो जगह है जहां पर खाना बनता है। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए ग्रीन प्लांट अपने खाना को प्रिपेयर करता है। तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। इस प्रोसेस के जरिए जो सोलर एनर्जी है ना, उसको ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और उसके जरिए कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है आगे हम बताते हैं आपको। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये सब जो प्रोसेस होता है कहाँ पे होता है? ग्रीन लीव्स में होता है। वहीं पर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट रीजन में ही जो है ना फोटोसिंथेसिस होता है। The green portion of the plant contains a pigment chloroplast. Chlorophyll is the green pigment. जो ग्रीन पोर्शन है ना प्लांट का, उनके पास एक पिगमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होता है। एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्लांट है वो हमें ग्रीन दिखता है। तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ प्लांट। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। 6CO2 plus 6H2O, it gives C6H12O6, that is glucose, plus 6O2. This is the equation for photosynthesis. What is autotrophic nutrition? Explain photosynthesis. अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे इसका आंसर लिखना है। Autotrophic nutrition, a process where organisms prepare their food from the simple inorganic material.
like water, minerals, salts and carbon dioxide in presence of sunlight. Autotrophic nutrition क्या है? एक process है where organism prepare their own food. Organism अपने खाना को खुद बनाता है from simple inorganic material. क्या है raw material उसके लिए? Water, minerals, salts and carbon dioxide. वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड. जो खाना तैयार होता है ना, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है. The plant make food using sunlight and water which provide nourishment to other organism and themselves. Plant जो sunlight और water की मदद से अपना खाना तैयार करता है, जो उसके लिए ज़रूरी है, प्लांट ने उस खाने को यूज़ किया, और दूसरे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है. It means it gives the nourishment to other organism and to plant themselves. प्लांट को खुद को खाना मिल गया और जो उस प्लांट पे डिपेंड एनिमल है उसको भी खाना मिल गया. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी. जो क्लोरोफिल है ना, जो ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, उसका क्या काम है? वो लाइट एनर्जी को एब्जर्व करता है. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, और इसका क्या काम है? इट एब्जर्व लाइट एनर्जी. और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट अलग चीज़ है. क्लोरोप्लास्ट वो पूरा ऑर्गेनेली है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. राइट? ये ध्यान रखिएगा. आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल को. द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट एब्जर्व लाइट एनर्जी. क्लोरोफिल का क्या काम है? लाइट एनर्जी को एब्जर्व करना. दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और ये लाइट एनर्जी क्या करता है? जो वाटर है ना H2O, उसको स्प्लिट कर देगा ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को. हमने देखा था ना रिएक्शन में 6CO2 + 6H2O. तो वाटर को स्प्लिट करता है लाइट एनर्जी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो हाइड्रोजन है उसको यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इनटू कार्बोहाइड्रेट. तो हमारा क्या रिएक्टेंट था? 6CO2 + 6H2O. H2O को हमने ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी, और जो हाइड्रोजन मिला उस हाइड्रोजन से रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें ग्लूकोज दे रहा था प्रोडक्ट साइड में C6H12O6. अभी रिएक्शन भी देखते हैं. हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, टिपिकली ग्लूकोज. Chlorophyll is essential for photosynthesis and stomata to facilitate the intake of carbon dioxide. क्लोरोफिल जो है बहुत ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और एस्टोमाटा जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है. जैसे हम नोज के ज़रिए से ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो एस्टोमाटा क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है. The overall reaction occurring in photosynthesis is as follows: 6CO2 + 6H2O. It gives C6H12O6, that is glucose, plus 6O2. तभी हमने देखा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज को फॉर्म किया. That gives food to the plant and the animal who depends on plant. What are raw material for photosynthesis? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, what are raw materials for photosynthesis? कैसे आंसर लिखना आपको कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट, जो अभी आपने देखा कि सनलाइट को जो है क्लोरोफिल वो एब्जर्व कर रहा था, और
उस एनर्जी को यूज़ करके वाटर को स्प्लिट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट। CO2 enters through stomata and oxygen is released as byproduct through stomata on the leaf. CO2 स्टोमाटा के ज़रिए एंटर किया और ऑक्सीजन जो हमें प्रोडक्ट साइड में मिल रहा था वो रिलीज हुआ एज बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लीफ। जैसे हम नोज़ के ज़रिए सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नाक के ज़रिए निकालते हैं। तो जैसे हम नोज़ से ऑक्सीजन लेते हैं सांस के लिए और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नोज़ के ज़रिए हम बाहर निकालते हैं। तो वही काम जो है ना स्टोमाटा करता है जो प्रेजेंट है लीफ पे, जो पत्तियों पे प्रेजेंट होता है। CO2 enter through the stomata and oxygen is released as byproduct through stomata on the leaf. Water plus dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the root from the soil. जो हमने देखा था कि लाइट एनर्जी को एब्जर्व करने के बाद उस एनर्जी को यूज़ किया जा रहा था फोटोसिंथेसिस में H2O को स्प्लिट करने के लिए हाइड्रोजन और वाटर में। तो जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल नाइट्रोजन फॉस्फोरस कहाँ से मिला प्लांट को? बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से उसको रूट के ज़रिए प्लांट तक पहुँचा और उस वाटर को सनलाइट की मदद से स्प्लिट किया गया in hydrogen and oxygen. How do raw material for photosynthesis become available to the plant? कैसी रॉ मटेरियल प्रेजेंट हुआ मिला फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को? अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया और देख लेते हैं। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम। वाटर कैसे आया? वाटर सॉइल से आया थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टेम्स, जाइलम टिश्यू की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? स्टोमाटा के जरिए आया, लीव्स को मिला। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। So these are the raw material for photosynthesis. What are the main event of photosynthesis? अगर आपसे पूछा जाए क्या बताएंगे आप? Main events of photosynthesis. Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll के जरिए light energy को absorb करना. Conversion of light energy into chemical energy plus splitting of water into hydrogen and oxygen. Light energy को chemical energy में change करना जिससे जो वाटर है उसको स्प्लिट करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो अभी हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि जो लाइट एनर्जी है उसके एनर्जी को यूज़ करके वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। और जो CO2 स्टोमाटा के ज़रिए प्लांट को मिला उस CO2 को रिड्यूस करते हैं। जो हमें हाइड्रोजन मिला स्प्लिट करके वाटर को, तो उससे CO2 को रिड्यूस किया और क्या बना? कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 मिला हमको। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल विच लेड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जर्व किया, वो एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया गया। द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल is utilized for reduction of carbon dioxide to produce carbohydrate. जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के बाद, that hydrogen is utilized for the reduction of carbon dioxide. और उसके बाद हमें क्या मिल गया? आफ्टर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6। हमने जो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे भी बहुत अच्छा लेक्चर बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। प्लीज़ गो थ्रू द लिंक। उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, रिडक्शन क्या है। उस पर हमने बहुत से केमिकल रिएक्शन को
डिस्कस किया है, उसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. प्लीज गो थ्रू द लिंक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्या है? बाई प्रोडक्ट है. एक तो ग्लूकोज मिला, साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है. आप इसका रिएक्शन देखिएगा तो रिएक्टेंट साइड में तो CO2 और H2 है, प्रोडक्ट साइड में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है. Carbohydrate is subsequently converted into a starch and is stored in leaves and other storage parts. The splitting of water molecule is part of the light reaction. Water molecule का split होना किसकी वजह से है? Because of the sunlight. What is stomata and what are the function of stomata? अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो क्या, अभी हमने आपको एक्सप्लेन भी किया कि स्टोमाटा क्या करता है. अगेन फिर देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टोमाटा एंड फंक्शन ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा, these are tiny pores present in the epidermis of leaf or stem through which gaseous exchange and transpiration occur. ये छोटे छोटे पोर्स हैं जो लीव्स और स्टेम पे होते हैं, ऊपर वाले लेयर पे, जहाँ से ये गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 का आना और ऑक्सीजन का निकलना, ये स्टोमाटा से ही होता है. और ट्रांसपैरेशन भी होता है. ट्रांसपैरेशन क्या है, इसका भी हमने लेक्चर बना रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं. हमने ट्रांसपैरेशन को डिस्कस किया है जब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन किया है वहाँ पर. और ट्रांसपैरेशन को हमने वाटर साइकिल में भी एक्सप्लेन किया है. जब हमने वाटर साइकिल को एक्सप्लेन किया है तो वहाँ ट्रांसपैरेशन को भी एक्सप्लेन किया है. ट्रांसपैरेशन क्या है? इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स. जो एक्सेस वाटर है लीव्स से, उसका बाहर आना, वो ट्रांसपैरेशन कहलाता है. फॉर मोर डिटेल प्लीज गो थ्रू द लिंक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे CO2 ले रहा है और जब ग्लूकोज बन रहा है तो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिल रहा उसको है, फिर स्टोमाटा से वो बाहर आता है. लूजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपैरेशन. ट्रांसपैरेशन के दौरान क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो लूज कर दिया जाता है in the form of water vapor. Opening and closing of stomatal pores. The opening and closing of stomatal pores are controlled by the turgidity of guard cell. ये guard cell करता है कि opening और closing stomatal pores का जो controlling है, it is done by the turgidity of the guard cell. When guard cell uptake water from surrounding cells, they swell to become a turgid body which enlarges the pore in between. जब गार्ड सेल वाटर को लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है. उससे क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्स है ना, जो स्टोमाटल ओपनिंग है, वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है. इसको हम स्टोमाटल ओपनिंग बोलेंगे. जब पोर्स इनलार्ज हो जाएगा तो हम उसको स्टोमाटल ओपनिंग बोलते हैं. वो क्यों हो रहा है? जब ये वाटर, जब वो सराउंडिंग सेल से ले रहा है तो उसकी वजह से वो स्वेल हो जा रहा है, सूज जा रहा है, जिससे बॉडी जो है टर्जिड हो जा रही है और पोर्स जो है वो बड़े बड़े हो जा रहे हैं. जब पोर्स बड़े हो जा रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड द स्टोमाटल ओपनिंग. When water is released, जब वाटर रिलीज कर दिया, ट्रांसपायर कर दिया, they become flaccid, shrinking to close the pore. तो जो सूज गया था, जो फूल गया था, जो स्वेल हो गया था, वो क्या हो गया? श्रिंक कर गया. जब वाटर को रिलीज कर दिया, वो कब स्वेल क्यों हुआ था? जब इसने वाटर को लिया था फ्रॉम द सराउंडिंग सेल. अब वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को जो था वो रिलीज कर दिया
तो जिससे जो ओपनिंग थी, जो पोर्स थी, वो क्या हो गया, श्रिंक कर गया। जब पोर्स श्रिंक कर गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमाटल क्लोजिंग। स्टोमाटल ओपनिंग समझ गए, स्टोमाटल क्लोजिंग समझ गए। इसको हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ओपनिंग होगा तो कैसे स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा, फैल जाएगा, पोर्स भी बड़े बड़े हो जाएंगे, और जब वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा, निकल जाएगा, तो कैसे श्रिंक कर जाएंगे और पोर्स छोटे छोटे हो जाएंगे, ये आपको दिख रहा है। स्टोमा ओपन जो है कैसे ये टर्जिड है, स्वेल किया हुआ है, और जो स्टोमा क्लोज्ड है वो कैसे श्रिंक है और पोर्स छोटे छोटे हैं। दिस इज स्टोमा क्लोज्ड एंड दिस इज स्टोमा ओपन। Stomata are pores on the leaf that help the exchange of gases. Exchange of gases में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। They are mostly found on the underside of the leaf. ये लीफ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं। Each stoma is guarded by guard cell which control the opening and closing of the pore. जो गार्ड सेल है वो गार्ड करता है, वो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए वाटर कंटेंट जो है ना गार्ड सेल का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे वाटर कंटेंट स्टोमा ओपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने आपको समझाया। कैसे वाटर का ट्रांसपायर हो जाना, इवेपोरेट हो जाना, निकल जाना रिस्पॉन्सिबल है स्टोमा क्लोजिंग के लिए, वो भी समझा दिया आपको। और यहाँ पर हमने दिखाया है न्यूक्लियस को, क्लोरोप्लास्ट को। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज वोक्यूल, दिस इज गार्ड सेल एंड दिस इज सेल वॉल। ये सबको हमने शो किया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। If an organism can nourish itself by making its own food using sunlight or chemicals, such mode of nutrition is called as autotrophic nutrition. अभी हम autotrophic nutrition ही पढ़ रहे हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने खाना को खुद बनाता है, सनलाइट या फिर केमिकल को यूज़ करके। सनलाइट की मदद से जब खाना बनाएगा तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। जब केमिकल के ज़रिए से ड्राइव करेगा एनर्जी को तो हम उसको केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। प्लांट photosynthesizes, use light energy and are called photoautotrophs. Few bacteria use chemical to drive. कुछ बैक्टीरिया हैं जो केमिकल के ज़रिए एनर्जी को ड्राइव करते हैं और उसको हम केमोऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। Few bacteria use chemical to drive energy and are called chemoautotrophs. अगर आपसे chemoautotrophs भी पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि अगर organism use chemical to drive energy तो उसको हम chemoautotrophs बोलेंगे। Example, few bacteria. What is significance of photosynthesis? अभी हमने समझा, रॉ मटेरियल समझा, प्रोसेस समझा, इक्वेशंस को समझा। अब ये क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का। नॉरिशमेंट है, ठीक है, खाना बन रहा है, खाना मिल रहा है, और क्या सिग्निफिकेंस है। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है ना वो ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट जो है मेन प्रोड्यूसर है फूड का इकोसिस्टम में, इसलिए प्लांट को बचाना है। प्लांट ही सबको खाना दे रहा है। एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही, ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड है खाने के लिए। The process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air.
और ये जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस का, ये जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एयर में, उसको मेंटेन कर रखा है। एक तो खाना भी खिला रहा है प्लांट, दूसरा आपको सांस लेने में भी मदद दे रहा है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है ना, उसको मेंटेन कर रखा है, ऑक्सीजन कम नहीं होने दे रहा है। ये जब भी खाना बनाता है तो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, एयर में, जिससे हम आसानी से सांस ले रहे हैं। इसलिए प्लीज़ प्लांट लगाएं। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं। हमने आपको बीच में बोला था कि हम क्लोरोफिल को भी एक्सप्लेन करेंगे। जो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक पूरा ऑर्गेनेल है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, और क्लोरोफिल जो है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम आपने देखा था क्या था, सनलाइट को एब्जर्व करना। डिटेल समझते हैं। क्लोरोफिल, they are fat soluble organic molecule having tetrapyrrole ring, hence referred to as the tetrapyrrole pigments or magnesium chlorine. Food producers of the cell found in green plants present in chloroplast. Responsible for plants to grow healthy and green. प्लांट्स को हेल्दी और ग्रीन बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाउंड इन द मेसोफिल सेल इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर बाय एब्जर्विंग रेड एंड ब्लू वेवलेंथ। जो सनलाइट का जो रेड और ब्लू वेवलेंथ है ना, उसको ये एब्जर्व करता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। So it reflects green color by observing red and blue wavelengths. Just like mitochondria, it is referred to as the powerhouse of the cell, as it responsible for ATP synthesis and other such reaction. Mitochondria की तरह ये भी पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसको भी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर एटीपी सिंथेसिस एंड अदर सच रिएक्शन। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम। स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ हेम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम derived from प्रोटोपोरफिरिन। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनली फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। ये अंग है ग्रीन प्लांट्स का। ऑर्गेनली का क्या मतलब समझते हैं आप? ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन लिविंग सेल। ऑर्गेनली क्या है? ए स्मॉल स्ट्रक्चर इन अ सेल दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अकर। ये वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। फाउंड इन डेंस फ्लूइड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शंस, कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन एंड मच मोर। ये स्पेसिफिक फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनेली कहते हैं, बिकॉज इट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। Encloses the fluid stroma inside the double membrane, contains tiny flattened floating sacs known as thylakoids arranged as granum. That's all. हमने आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अच्छे से समझाया, फोटोसिंथेसिस को समझाया, केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी समझाया आपको, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बीच का डिफरेंस बताया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।